हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड अपने जो वैकेशन का जो है वो आप फ़ायदा उठा रहे हो। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ इज़ टू बी वेस्ट टाइम नहीं करना है अपने को, और ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम जो है क्लासेस को कैरी ऑन कर सकें ऑनलाइन थ्रू। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक जो है वो कॉमन है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड दिस इज़ द कोर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर 11th 12th एंड अदर स्कूल्स, RBSE स्कूल हो चाहे CBSE स्कूल हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें भी ये जो है कॉमन टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो भी आते हैं। अगर मैं बात करूँ आज के टॉपिक की, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि कोई भी डबल टैप करके आगे नहीं करेगा क्लास को और 2x के ऊपर नहीं करेगा। क्लास की जो लेंथ होगी वो लिमिटेड होगी और आपको ये समझना है कि किस तरीके से किस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है वो इकोनॉमिक्स शुरू होता है। तो पहले अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स जो है वो होता क्या है। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है जिसका मतलब होता है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया मीन्स होता है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड क्यों, क्या रीज़न है कि हाउस होल्ड वर्ड ही इसके लिए चूज़ किया गया। तो जैसे हमारे घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर वो मान लो कि थोड़ा सा गोलू मोलू सा है तो फिर उसका नाम हम गोलू रख देते हैं। ऐसे ही अगर वो थोड़ा काला पैदा हुआ है तो उसका नाम कालू रख देते हैं। तो हाउस होल्ड से ही क्यों चूज़ किया गया इकोनॉमिक्स, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि ये अपना घर है, एक हाउस है, और आपके फादर जो हैं वो इस घर की देखरेख करते हैं। इसके ऊपर जितना भी इस घर में होने वाला एक्सपेंडिचर है, जैसे आपकी फ़ी हो, जैसे आपका ट्यूशन्स फ़ी हो, या फिर आपके स्कूल की फ़ी के अलावा भी बहुत सारे खर्चे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो उन खर्चों को कौन देखता है? आपके फादर देखते हैं, आपके पेरेंट्स देखते हैं, है ना। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं, आपकी जो नीड्स है उनको फुलफिल कौन करता है? आपके फादर करते हैं। तो ये जो आपका घर है दैट इज इकोनॉमी, और आपके फादर जो है वो कौन है? हाउस होल्ड। तो आपके पापा जो है नोइंगली और अननोइंगली जो है इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज करके आपके घर के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितनी भी कॉस्ट है, जितने भी अगर मैं बात करूं आपकी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन कर रहा है? आपके फादर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी वही सेम कंडीशन है। तो जिस वजह से हाउस होल्ड जो है उससे ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया से धीरे 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 इसका नाम चेंज होते हुए क्या हो गया? इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब क्या है कि इसकी डेफिनेशन जो है वो भी क्या है, टाइम के साथ में चेंज हुई है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है एक बुक लिखी गई थी, अर्थशास्त्र। और आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ और शास्त्र का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ वेल्थ इज नोन एज अर्थशास्त्र। ये जो बुक है ये रिटर्न की गई थी किसने? कौटिल्य ने की थी। आप तो जानते होंगे चाणक्य, कौटिल्य कौन है। उन्होंने ये बुक जो थी ये 325 BC से 320 BC के अंदर जो है वो इन्होंने ये बुक रिटर्न डाउन कर दी थी। अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र जो है वो एक पॉलिटिकल बुक है, ना कि एक वेल्थ से रिलेटेड प्रॉपर बुक है। उसके अंदर पॉलिटिकल बातें ज़्यादा की गई है। तो जिस वजह से अर्थशास्त्र जो है वो प्रॉपर इकोनॉमिक्स की बुक ना होकर एक पॉलिटिकल बुक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो पहली पहली जो डेफिनेशन है वेल्थ से रिलेटेड वो इसी के अकॉर्डिंग दी गई है। अगर इसके अंदर बात करूँ मैं तो कौटिल्य ने 4 चीज़ों की बात की गई है। पहला, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब होता है मोरल बिहेवियर। अर्थ जो कि हमें जानना चाहिए वो है वेल्थ। कर्म का मतलब होता है वर्दी, कि आप क्या प्रॉपर वर्दी इसके ऊपर काम कर रहे हो। और मोक्षा का मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी लाइफ में किया है उसको आप आगे चलकर इन फ्यूचर किस तरीके से उससे मोक्ष प्राप्त करते हो। आपने सुना होगा ये ना, कॉमन है, लेकिन अपने लिए जो जानने की वाली बात है वो है अर्थ। ओके, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, पैसे की स्टडी करना ही क्या है? अपना
अर्थशास्त्र, ये डेफिनेशन जो है इसने 325 BC के अंदर प्रॉपरली दे दी थी। लेकिन ये पॉलिटिकल बुक थी, जिस वजह से इसको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी गई और ऑन दी अदर हैंड इसको इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा दी नहीं गई। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मैं बात करूं तो कई कई यूपीएससी वाली बुक हो गई या फिर मान लो कि कई कई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उसके अंदर ये पूछा भी जाता है कि अर्थशास्त्र जो है या फिर इकोनॉमिक्स जो है उसका पितामह कौन है या फिर गॉडफादर कौन है, तो बोला जाता है कौटिल्य को बोला जाता है हमारे हिंदू ग्रंथों के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं बात करूं तो प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे के अंदर जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी एडम स्मिथ ने। कब दी थी? 1776 के अंदर एक बुक लिखी थी इन्होंने, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मेजरली आपको याद रखना है वेल्थ ऑफ नेशन, ये शॉर्ट के अंदर इसको बोलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो सेम डेफिनेशन इसने दी थी ना, इसमें थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया, ये डेफिनेशन इन्होंने यूज कर ली। वो क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन इसके अंदर इन्होंने दी। किसने? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ को बाद में क्या बोला जाने लगा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है साइंस ऑफ वेल्थ? जैसे साइंस का मतलब ये होता है कि जितना भी नेचर के अंदर यूनिवर्सल लॉज है उसका स्टडी करना ही क्या है, साइंस है एक तरीके से। तो वही सिस्टमेटिक वे से ये डेफिनेशन इन्होंने दे दी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अब बाद में इनके 100 साल बाद आता है कौन? एल्फ्रेड मार्शल। 1889 के अंदर एल्फ्रेड मार्शल आते हैं। एल्फ्रेड मार्शल जो है ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने क्या कर दिया कि नहीं यार, वेल्थ जो है उसका स्टडी ही इकोनॉमिक्स नहीं है। अपने को लोगों का भला करना है, उनका कल्याण करना है, उनको जितना ज़्यादा हो सके वेलफेयर करना है, वो उसकी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं वेल्थ की। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दिया इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर। ये डेफिनेशन किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने दी। कब दी? 1889 के अंदर दी। आगे चलकर फिर इनको क्या बोला जाने लगा? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इनको बोला जाने लगा। और इनको एक और बात बोलने लगे कि ये वेलफेयर की बात कर रहे थे तो इनको बोलने जाने लगा फादर ऑफ वेलफेयर। इसने एक और भी डेफिनेशन दी थी। उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, ये भी डेफिनेशन करंटली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी बस ये समझना जरूरी है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? एल्फ्रेड मार्शल ने दी। इनकी जो सेकंड डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो मतलब नॉर्मल जो जीवन के अंदर हमें जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो लॉज प्रिंसिपल्स है, एक पर्सन के लिए क्या उन स्टडी करना है, वो सारा का सारा जो है इकोनॉमिक्स है, ये इन्होंने डेफिनेशन दी मोटा मोटी। लेकिन मेनली आपको ये डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर। अब नेक्स्ट, अब होता क्या है कि 1932 के अंदर रॉबिन्स आते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स जो है ना, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बुक इन्होंने लिखी। ये बुक जो इन्होंने लिखी, इसके अंदर इन्होंने एक डेफिनेशन दी, और वो डेफिनेशन इतनी परफेक्ट थी कि करंटली आज जो है उसी डेफिनेशन को हम जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उस डेफिनेशन के अंदर इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइसेस। चॉइसेस का मतलब क्या है कि ये चूज करना कि मेरे पास में 100 रुपये हैं, इन 100 रुपये से मेरे को क्या क्या चीज़ें मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है, चाहे ए प्रोडक्ट हो, चाहे बी प्रोडक्ट हो, चाहे सी प्रोडक्ट हो, चाहे डी प्रोडक्ट। अब चॉइसेस क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं, और उनमें से बाद में अपने पास में रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है उसको गिरगिट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ में जो है वो चेंज होती जा रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसकी डेफिनेशन कुछ और बन जाए, लेकिन करंटली हम इसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं और इसी को हम आगे चलकर स्टडी करेंगे। चलो, अब अगर मैं बात करूं तो इस डेफिनेशन के अंदर, साइंस ऑफ चॉइसेस के अंदर, 2 अप्रोचेस बनती हैं। पहली अप्रोच है स्कैरसिटी अप्रोच। स्कैरसिटी अप्रोच का मतलब सीधा सीधा ये है कि मेरे पास में जो रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं।
रिसोर्सेज लिमिटेड है, और नीड्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम नीड्स को फुलफिल करना ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो ये जो डेफिनेशन है जो स्केर्सिटी अप्रोच से आई है, मैं यहाँ पर ये राइट डाउन कर रहा हूँ, वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। यूटिलाइज मिनिमम रिसोर्सेज to fulfill maximum needs is known as इकोनॉमिक्स। करेंटली ये डेफिनेशन जो है वो व्यवहार के अंदर है, वो बिहेवियर के अंदर यूज में ली जाती है मेजरली, अगर मैं बात करूँ तो। और अगर इसके आगे हम बात करें तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो आपको कोई भी अगर पूछता है कि इकोनॉमिक्स क्या है तो ये डेफिनेशन आपको देनी है। क्या है कि मान लो कि मैं मार्केट में गया, मेरे पास में कितने रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ है। तो मेरे पास में रिसोर्सेज जो है वो क्या हो गए, लिमिटेड हो गए। 100 रुपीज़ ही लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज क्या हो गए, लिमिटेड हो गए। अब मान लो कि मेरे को बहुत सारी नीड है, जैसे कि मेरे को चॉकलेट खानी है, मेरे को पुचके खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक खानी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है सॉरी, और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे को करनी है। तो वो क्या है, अनलिमिटेड नीड्स है। तो फिर लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम नीड्स को फुलफिल करना, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। तो यूटिलाइज मिनिमम रिसोर्सेज टू फुलफिल मैक्सिमम नीड्स इज नोन एज इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाद में क्या हुआ कि इनकी एक तो अप्रोच स्केर्सिटी अप्रोच निकली, और करंटली ज़्यादातर जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं और जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस एक पर्टिकुलर जो अप्रोच है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं सच बताऊं तो एक और अप्रोच निकलती है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कोस्ट अप्रोच। अपॉर्चुनिटी कोस्ट अप्रोच को इकोनॉमिक कोस्ट भी बोलते हैं। होता क्या है अपॉर्चुनिटी कोस्ट, मान लो मेरे पास में 100 रुपये है और रिसोर्स है ए और बी। अब मान लो कि मेरे एक ए रिसोर्स है उसकी प्राइस 80 रुपीज़ है और बी रिसोर्स की प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ है। मैं खरीद तो एक ही सकता हूँ। मान लो कि मैंने क्या किया, ए खरीद लिया, तो मेरे पास में 20 रुपये बचे। लेकिन ए प्रोडक्ट को खरीदने के चक्कर में बी प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ को मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ा, वही अपॉर्चुनिटी कोस्ट कहलाती है। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप लड़की देखने के लिए गए, ठीक है। अब उसके फादर ने, लड़की के फादर ने बोला कि 2 है, एक छोटी एक बड़ी, जिससे तू शादी करना चाहता है उससे कर ले। और आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई मैं छोटी वाली से शादी करूँगा उसकी रंग रूप को देखकर। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि छोटी वाली से शादी तो हो गई आपकी, पर बाद में आपका जीना थोड़ा सा हराम हो गया शादी के बाद। तो ये उसके चक्कर में आपको बाद में पता चलता है कि ए जो है या फिर जो बड़ी वाली जो लड़की थी वो ज़्यादा सभ्य थी, वो ज़्यादा संस्कारी थी, वो घर का काम अच्छे से करती थी, वो पैसे भी कमाती थी। आपको बाद में पता चला कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ है। तो उसके चक्कर में आपने ए बी के चक्कर में, सॉरी छोटी वाली के चक्कर में जो बड़ी वाली जो फीमेल खोई है, तो वो जो सेक्रीफाइस है उसी को हम अपॉर्चुनिटी कोस्ट बोलेंगे। और अगर दोनों से शादी कर ली तो उस कंडीशन में जो मेंटल सेक्रीफाइस होगा वो अपॉर्चुनिटी कोस्ट होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। कवि का कहने का तात्पर्य ये है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट का मतलब इकोनॉमिक कोस्ट भी है, और इसके अंदर एक रिसोर्सेज से जब हम दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर जाते हैं तो जो कोस्ट लग रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, ठीक है। अब the various possibility to produce various things by the same resources is known as opportunity cost। opportunity cost के बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर कंजम्पशन भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, एक्सचेंज भी होता है और पब्लिक फाइनेंस, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो शामिल होते हैं। अब बात करें सबसे पहले कंजम्पशन। कंजम्पशन होता क्या है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने का जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। देखो द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड इज नोन एज कंजम्पशन। एक ही बात।
अब इसके अंदर क्या एनालिसिस किया जाता है, इसमें डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है, तो डिमांड एनालिसिस इसके अंदर यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होती है और इसको हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आगे फर्दर स्टडी भी करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्शन। क्यों बनाते हैं, डिमांड को फुलफिल करने के लिए, कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फैन की नीड हुई तभी फैन जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर मान लो कि कंजम्पशन ना हो तो प्रोडक्शन नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे से पॉजिटिवली इंटरलिंक्ड है। अब अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के अंदर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे क्या है, रिसोर्सेज है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है कि जितने भी आउटपुट, इनकम, वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना किन के बीच में, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी हमने जो पढ़ा है इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना जो है वो ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। उसी प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब देखो एग्जांपल के तौर के ऊपर लैंड के ऊपर क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। लेबर जो है उसको वेजेस देना पड़ता है। कैपिटल जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। और एंटरप्रेन्योर जो है उसको प्रॉफिट चाहिए होता है उस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बाद में वो बंद कर देगा, है ना। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस है जिसके अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो कि आपने एक बिजनेस खोला, ठीक है, ये मान लो कि आपका क्या है, एक बिजनेस है। तो जिस लैंड के ऊपर आपने खोला या तो वो आपकी होगी या किसी और की होगी। अगर किसी और की है तो डायरेक्टली रेंट देना पड़ेगा, और अगर आपकी है तो इनडायरेक्टली रेंट जो है वो उसका होता है पर वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बैलेंस शीट में शो होता है ना। तो इसके ऊपर लैंड के ऊपर क्या आ गया, लैंड पर आ गया रेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपने क्या किया, दो लोगों को हायर किया ताकि भाई प्रोडक्शन हो, आ रहा है समझ में। तो इनको आप जो ये जो एम्प्लॉइज है या लेबर है, इनको क्या ये फ्री में काम करेंगे क्या, बदले में कुछ तो लेंगे। ये मेंटल हो सकता है कि जैसे टीचिंग लाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेंटली काम है, फिजिकली कम है। लेकिन कई काम होते हैं जैसे कि मान लो दिहाड़ी वाले मजदूर हो गए या फिर कुछ और हो गया, तो उस कंडीशन में वो फिजिकली वर्क करना पड़ता है। तो लेबर के अंदर मेंटली भी आता है और फिजिकली भी आता है। तो अगर मैं बात करूँ लेबर की, तो लेबर को क्या देना पड़ता है, वेजेस या फिर सैलरी भी हम बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट, क्या बिजनेस ऐसे ही चल जाएगा, इसके लिए क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, चाहिए होता है कि नहीं चाहिए। बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस जो है वो रन नहीं कर सकता। तो जिस वजह से ब्लड ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कैपिटल की, तो कैपिटल दो तरीके से आ सकता है। या तो एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने खुद के घर के पैसे जो है उसको यूज़ करके लगा दे, या फिर वो क्या करे, बैंक से लोन दे। तो अगर वो लोन ले रहा है तो उसके ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगेगा। अब ये पूरा का पूरा इसने जो ताम झाम किया है वो क्या ऐसे ही टाइम पास के लिए किया है क्या, कुछ तो रीज़न होगा कि इसने ये सारा का सारा काम कर रहा है, लेबर दे रहा है मतलब वेजेस दे रहा है, लैंड के ऊपर रेंट देने लग रहा है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ये दे रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर इसको कुछ तो फ़ायदा हो, तो वो क्या है, प्रॉफिट। इसको चाहिए होता है क्या, प्रॉफिट, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, बिजनेसमैन है जो कि इन सभी को क्या करता है, मैनेज करता है, और उसके बदले में जो चार्ज करता है उसको हम प्रॉफिट बोल देंगे यहाँ पर। अब आता है क्या, एक्सचेंज। एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो आप मार्केट जाते हो, पैसा देते हो, बदले में सामान लेते हो, है ना। तो वो ही प्रोसेस जो है उसको एक्सचेंज बोला जाएगा। तो इट इज़ ए मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स एंड अदर
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड, ट्रेड ही तो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज। इसमें परचेज एंड सेल्स भी इंक्लूड होता है, इसमें मनी एंड बैंकिंग इंक्लूड है, इसके अंदर मार्केट, मार्केटिंग, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं और इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ होती है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनके ऊपर बड़ी बड़ी बुकें छप चुकी हैं पहले से, ठीक है। नेक्स्ट आता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस भी ऑल्सो एक बुक है। ये एक तरीके से पॉलिटी का भी एक टॉपिक बन जाता है और इकोनॉमिक्स का भी एक टॉपिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कंट्री को रन करती है, तो उसके लिए वो अलग अलग पॉलिसीज़ जो बनाती है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये क्या ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट के उसको असाइन किए जाते हैं इसके अंदर। इसमें पब्लिक इनकम आती है, जो हमसे टैक्स लेकर पैसा गवर्नमेंट लेती है, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। पब्लिक का एक्सपेंडिचर जैसे रेलवे, ट्रेन, रेलवे हो गया, रोड हो गया, या फिर और भी अदर जो फैसिलिटीज़ है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हॉस्पिटलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, उनके ऊपर जो खर्चा लगता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर है। फिर आता है क्या, पब्लिक लोन। गवर्नमेंट अपना जो पैसा है उसको और इंक्रीज़ करने के लिए या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या लेती है, लोन लेती है लोगों से, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। एंड लास्ट आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी याद रखना, आगे चलकर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम आता है। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है ताकि क्या कर सके, इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। उस पॉलिसी को हम बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। इसको हम बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। हमारा बजट जो है वो फरवरी के अंदर आता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, एक और चीज सुनो, इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी वो एरिया होता है जिस एरिया के अंदर, इकोनॉमी वो एरिया होता है जिस एरिया के अंदर, ठीक है, ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और क्या है, पब्लिक फाइनेंस। ये पांचों कंपोनेंट जिस भी एरिया के अंदर इंक्लूड होते हैं तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी बोलते हैं। ये बात याद रख लेना, इकोनॉमी वो एरिया होता है जिस एरिया में पांचों की पांचों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एन इकोनॉमी, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोज एक्टिविटी विच रिलेटेड टू मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोज एक्टिविटी विच रिलेटेड टू मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो एक और बात सुनो, इसको एक और डेफिनेशन है, वो भी क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। जो मैंने बात कही थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो है, ठीक है, उसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। मतलब कंजम्पशन को सेटिस्फाइड करने के लिए जो प्रोडक्शन किया जाता है वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि हमें बता दिया था रॉबिन्स ने कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो जिस वजह से स्केयरसिटी के अंदर यही बताया जाता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना ही क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। एक और बात इसमें मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो किससे रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है, और वो एरिया जहाँ पर ये पांचों चीज़ें होंगी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, ये पांचों चीज़ें जिसके अंदर इंक्लूड होती है उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ कंट्रीज मनी सप्लाई एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज इज नोन एज इकोनॉमी, ठीक है। अब इकोनॉमिक की सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और नीड्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अब पहला तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वन में मेरे पास में लिमिटेड रिसोर्स होंगे ना प्रोडक्शन के भी। मान लो कि मेरे पास में लैंड जो है वो लिमिटेड है, तो क्या मैं
ज़्यादा लोगों को किराया दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता, लिमिटेड रेंट है। अगर मैं बात करूँ कि मेरी कंट्री के अंदर पैसे की कमी है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया वो भी। तो लेबर अगर कम है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इंडिया से बहुत सारे लोग जो वो बाहर जाते हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर लेबर की क्या है, शॉर्टेज है। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या है, लैक है। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से क्या क्रिएट होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की प्रॉब्लम जो है वो इंट्रोड्यूस होती है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, तो what to be produce, what to produce, how to produce, for whom to produce, what to produce, how to produce, for whom to produce। ये तीन मेजर जो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है वो हम इसके अंदर सोल्व करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला जो फेज है मेजरली जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा कंसिडरेबल है। वोट टू प्रोड्यूस के अंदर आ जाता है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। अब अगर मैं बात करूं कि भाई कैपिटल गुड क्या होता है, कंज्यूमर गुड क्या होता है, तो इसको सुनो। देखो, अब मान लो कि एक आता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, जिसके थ्रू कंज्यूमर गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। जैसे कि गन्ने का जूस जो है उसको बनाने की जो मशीन है वो कैपिटल गुड है। ठीक है, और गन्ने का जो जूस है वो क्या हो जाएगा, हमारा कंज्यूमर गुड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो कि चॉकलेट है, चॉकलेट जो वो क्या है, कौन सा गुड होगा, कंज्यूमर गुड। और चॉकलेट बनाने की जो मशीन है वो कैपिटल गुड हो गया। अब इसमें क्या इश्यू आ रहा है, इसमें ये इश्यू आ रहा है कि वोट टू प्रोड्यूस, कि हम ये प्रोड्यूस ज़्यादा करें कि ये ज़्यादा प्रोड्यूस करें, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए ये ज़्यादा प्रोड्यूस करें कि ये करें, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज से कौन सा ज़्यादा प्रोड्यूस करे, कौन सा कम प्रोड्यूस करे, तो ये डिसाइड जिसमें किया जाता है। ठीक है, उसके लिए बनाया जाता है PPC कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम बाद में करेंगे, आएगा ये भी टॉपिक में। लेकिन ये समझना ज़रूरी है PPC कर्व से पहले कि ये बनाया क्यों जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि क्या प्रोड्यूस करना है, वोट टू प्रोड्यूस। अब आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर कि ये जो कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड्स हैं, इसको या तो मैं किसके थ्रू बनाऊं, या तो मैं मशीन के थ्रू प्रोड्यूस करूं, या फिर मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर जो है इसको प्रोड्यूस करूं। दोनों इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं मशीन से प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरा टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी पर यूनिट। अगर मैं बात करूं तो फिर इससे क्या होगा, वो 2400 घंटे चलेगी, आदमी तो फिर भी थक जाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे इसके क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक लॉस भी होता है। वो ये होता है कि एम्प्लॉय जो है उसकी जगह ले लेता है, और अगर एम्प्लॉयज़ की जगह ये ले लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो फैमिली है वो भूखी मर जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उससे इनकम जनरेट नहीं होगी लोगों की। इनकम जनरेट नहीं होगी तो बाद में क्या होगा, डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी तो प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रोडक्शन अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो जो लोग पहले से इसमें काम कर रहे हैं उनको भी माने फायर करना चालू कर देंगे, है ना। फिर बाद में वो एक विशियस साइकिल जो है वो बन जाएगा।
हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है वो बेस्ट है। उसका रीज़न सबसे ज़्यादा यही है कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जो आम जनता है, आम लोग है, हाउस होल्ड है, उसके पास में पैसा आएगा तो फिर बाद में वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खर्च करेगा और जिससे डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, उससे बाद में क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो और ज़्यादा लोगों को हायर किया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा लोगों को अगर हायर किया जाएगा तो फिर उससे क्या होगा, है ना, और ज़्यादा बाद में डिमांड बढ़ेगी, तो एक अच्छा साइकिल जो है वो रन हो जाएगा इकोनॉमी का। लेकिन अगर इसकी हम रिवर्स लेकर चलें तो एक विशियस साइकिल जो है वो कंट्रोल होता है। अगर मशीन का मैं ज़्यादा यूज़ कर लूँगा और एम्प्लॉयमेंट का मैं जो यूज़ है वो कम करूँगा तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन घटेगा, इनकम घटेगी, जिससे बाद में कंजम्पशन जो है वो और घटेगा, तो और बाद में आगे चलकर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और लेस होना चालू हो जाएगा। तो ये रीजंस की वजह से जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो एनालिसिस है इस वाले प्रॉब्लम का, हाउ टू प्रोड्यूस, इसको हम करते हैं किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एंड लास्ट आता है कौन सा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस की अगर मैं बात करूं तो रिच क्लास के लिए प्रोड्यूस करना है कि पुअर क्लास के लिए प्रोड्यूस करना है ना, या फिर मेरे को एल्डर के लिए करना है, या फिर बच्चे के लिए कुछ प्रोड्यूस करना है, मेल के लिए कुछ प्रोड्यूस करना है या फीमेल के लिए प्रोड्यूस करना है, तो वो सारा का सारा जो एनालिसिस किया जाता है वो इसके लिए किया जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आगे अगर मैं बात करूं तो इन सभी प्रॉब्लम्स को, कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन सभी इश्यूज को, ठीक है, रिजोल्व करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स का यूज़ किया जाता है, ताकि बाद में इन सभी इश्यूज को रिजोल्व करें और इकोनॉमी जो है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से हम रन कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस प्रॉब्लम को कि कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड, कौन से गुड्स को जो है वो प्रोड्यूस किया जाए, इसके लिए क्या बनाया जाता है, PPC कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये सेशन जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हॉलीडे। थैंक यू। कैसा भाई? ये ले आया, वीडियो रोकिए, वीडियो चल रही है, रोक और मारना इसको, और नहीं रोक दे यहीं पे स्टॉप होगी।